कुछ तकनीकी खराबी आ गए थे, जिसके कारण थोड़ा व्यवधान था। आज का चैप्टर है मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति अथवा प्रसार। अभी हम बता रहे थे कि मुद्रास्फीति की तुलना ब्रह्मानंद और सीएन वकील ने डाकुओं से की है। ये ऐसा डाकू है जो धनी को नहीं लूटता, गरीब को लूटता है। यानी गरीब ज़्यादा परेशान होता है महंगाई बढ़ने से। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मनी इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की। अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है, जैसा कि कभी परीक्षाओं में आया भी है कि मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से किसने की, ब्रह्मानंद और सीएन वकील। देखते हैं मुद्रास्फीति क्या है। जब ढेर सारी मुद्रा थोड़ी सी वस्तुओं का पीछा करे, ढेर सारी मुद्रा थोड़ी सी वस्तुओं का पीछा करे, यानी मांग का पूर्ति के ऊपर आधिक्य हो जाए, ओवरलैपिंग ऑफ डिमांड एट सप्लाई, यानी मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम, यानी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति अथवा मनी इन्फ्लेशन। जब ढेर सारी मुद्रा थोड़ी सी वस्तुओं का पीछा करे अथवा मांग का पूर्ति के ऊपर आधिक्य हो, डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, तो इस स्थिति को अगर लगातार मूल्य बढ़ता है, अस्थायी रूप से बढ़ता है, तो उसे मनी इन्फ्लेशन अथवा मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, और मुद्रा के मूल्य का अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मुद्रा की क्रय शक्ति, सवाल पूछा होगा कमीशन ने, मुद्रा के मूल्य का क्या अर्थ है? मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आगे हम लोग देखते हैं यह कितने प्रकार का होता है। सामान्यतया मुद्रास्फीति दो प्रकार का होता है। पहला मांग जन्य मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, और दूसरा लागत जन्य मुद्रास्फीति। मांग जन्य और लागत जन्य, डिमांड ओरिएंटेड और कास्ट ओरिएंटेड, सामान्यतया दो प्रमुख इसके विभाजन है। जब मांग बढ़ने के कारण मूल्य बढ़े तो वो स्फीति मांग जन्य स्फीति होती है। जब मांग बढ़ने के कारण मूल्य बढ़े तो उसे मांग जन्य स्फीति कहते हैं। जैसे इलाहाबाद में मान लो कमरों का किराया ज्यादा हो, तो कमरों का किराया अगर विद्यार्थी के आने के कारण बढ़ा है तो स्फीति है मांग जन्य स्फीति। जैसा कि आपने देखा होगा भारत में चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, और सड़कें बन रही हैं तो मजदूर को मजदूरी मिल रही है, जिसकी जमीन जा रही है उसको मुआवजा मिल रहा है, वो भी 4 गुना मिल रहा है।
तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो इस परचेजिंग पावर का प्रभाव है कि महंगाई बढ़ रही है। यानी कौन सी महंगाई? मांग जन्य स्फीति बढ़ रही है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। इसी तरह से लागत जन्य स्फीति, लागत बढ़ने के कारण अगर महंगाई बढ़े तो कौन से स्फीति? लागत जन्य स्फीति। जैसे चीनी महंगा होने के कारण जलेबी महंगी हो जाए तो कौन सी स्थिति? लागत जन्य। इसी तरह से यदि सीमेंट महंगा होने के कारण कमरों का किराया बढ़ जाए तो लागत जन्य स्फीति। यदि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए, क्रय शक्ति बढ़ जाए, लोगों के पास धन बढ़ जाए और उसके कारण महंगाई बढ़ जाए तो स्थिति होती है मांग जन्य स्फीति। आप देखते हैं मुद्रास्फीति का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव डाल। पहला देखते हैं ऋणी और ऋणदाता। तमाम जगहों पे सवाल पूछा गया होगा, पॉपुलर सवाल है। मुद्रास्फीति में ऋणी को क्या होता है? मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को हानि। ऋणी को लाभ, ऋणदाता को हानि। सामान्यतः ऐसे ही सवाल पूछे जाते। यानी कैसे लाभ और कैसे हानि, इसको समझिए। मान लो ए व्यक्ति ऋणी है और बी व्यक्ति ऋणदाता है। बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति को 2 साल पहले 2000 रुपया उधार दिया। 2 साल पहले उस 2000 रुपए की कीमत थी कि उससे 4 शर्ट खरीदी जा सकती। उधार दे दिया। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को 2 साल बाद 2500 रुपए लौटा दिया, ब्याज सहित लौटा दी। इस दौरान मुद्रास्फीति हुई, मुद्रा का मूल्य घटा और वस्तुओं का मूल्य बढ़ा और 4 शर्ट की कीमत हो गई 3000। इस स्थिति में 500 रुपए का घाटा हुआ ऋणदाता को और 500 रुपए की प्रॉफिट हुई ऋणी को। तो मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ होता है, ऋणदाता को हानि। उपभोक्ता को, कंज्यूमर को नुकसान होता है क्योंकि वस्तुएं महंगी मिलती है, और उत्पादक को लाभ होता है क्योंकि वस्तुएं महंगी बिकती। इसी तरह से किसान वर्ग को लाभ होता है, स्थिर आय वर्ग, स्थिर आय वर्ग और अस्थिर आय वर्ग। यानी जिसकी इनकम फिक्स है और जिसकी इनकम फिक्स नहीं है। मुद्रास्फीति में स्थिर आय वर्ग को नुकसान होता है, हानि होती है, और अस्थिर आय वर्ग को लाभ। जैसे अस्थिर आय वर्ग में कोचिंग आएगी, स्थिर आय वर्ग में टीचर आएंगे प्राइमरी के अथवा अन्य टीचर जो सरकारी नौकरी में,
तो स्थिर आय वर्ग को नुकसान होता है, अस्थिर आय वर्ग को लाभ होता है। जैसे चाय वाला है, सब्जी बेचने वाला है, इन सबको लाभ होता है। इसी तरह से निर्यात मुद्रास्फीति में घटता है और आयात बढ़ता है। निर्यात घटता है, आयात बढ़ता है। कुछ किताबों में लिखा होगा कि निर्यात बढ़ता है। अगर देखना हो तो प्रोफेसर लाल की किताब मुद्रा और बैंक की किताब देखिए, उसके मनी इन्फ्लेशन चैप्टर में जाइए, तो वहां देखिए स्पष्ट हो जाएगा, निर्यात घटता है, आयात बढ़ता है। इसी तरह से मान लीजिए किसान विकास पत्र रखे हो, ऋण पत्र रखे हो, तो उसमें नुकसान हो। मुद्रास्फीति में पेंशन भोगी को हानि होती है, पेंशन भोगी को नुकसान होता है। इसी तरह से रोजगार बढ़ता है, रोजगार मुद्रास्फीति में बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है? मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। मनी इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। इसी तरह से संपत्तियों का मूल्य, स्थिर संपत्ति रखे हैं तो उसका मूल्य घट जाता। तो ये तो था मुद्रास्फीति का प्रभाव। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति रोकी कैसे जाती है, मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय। पहला, विभिन्न ब्याज दरों में वृद्धि, विभिन्न ब्याज दरों में वृद्धि, इसको देखते हैं। मुद्रा और बैंक में आपने विभिन्न ब्याज दर पढ़ा होगा। रेपो दर को लेते हैं, देखते हैं। आरबीआई और अदर बैंक, रेपो दर को लेते हैं। आपने मुद्रा और बैंक में पढ़ा होगा, आरबीआई अपने सदस्य बैंकों से को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देती है वो दर क्या है? रेपो दर। आरबीआई अपने सदस्य बैंकों को जिस दर से अल्पकालिक ऋण देती है वो दर रेपो दर है, और वर्तमान में है 4%। मान लो इसको बढ़ा दिया जाए, रेपो दर को बढ़ा दिया जाए, 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया। ऐसे स्थिति में क्या असर होगा? पेट में सवाल भी था। बैंकों की तरलता घटेगी, ऋण महंगा होगा, ऋण महंगा होगा। देखो, रेपो दर बढ़ा दिया तो लोन महंगा हो गया,
अदर बैंकों को महंगा मिलेगा तो जनता को महंगा देंगे, जनता को महंगा देंगे तो जनता कम लेगी, कम खर्च करेगी, कम डिमांड करेगी, यानी मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर कंट्रोल होगा। इसी तरह से सीआरआर को ले लो, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। उसमें आपने पढ़ा होगा आरबीआई अपने सदस्य बैंकों से कहती है आप अपनी मांग जमा का कुछ परसेंटेज हमारे पास रखें, उस परसेंटेज की दर ही सीआरआर है। वर्तमान में है 3%, उसको बढ़ा दो, 4% कर दो, 5% कर दो, तो जब सीआरआर की दर बढ़ा दिया तो धन का फ्लो आरबीआई की साइड हो गया, तो अदर बैंकों की तरलता कम हुई, घट गई, और जब कम है तो ऋण महंगा हो गया, और जब ऋण महंगा हो जाएगा तो जनता कम लेगी, कम खर्च करेगी, कम डिमांड करेगी, यानी मुद्रास्फीति यानी महंगाई कंट्रोल। आरबीआई ये तमाम उपाय करती हो, यदि फिर भी महंगाई कम ना हो रहा हो, इसका मतलब है आपकी अर्थव्यवस्था में काली मुद्रा दौड़ रही, ब्लैक मनी दौड़ रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था के समानांतर कोई चल रहा है, यानी ब्लैक मनी, बिना कर चुकाए अर्जित धन ब्लैक मनी कहलाता। अब दूसरा देखते हैं, मूल्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। मूल्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, जब महंगाई तेजी से बढ़ रही होती है, ऐसे समय में मूल्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी मूल्य का निर्धारण सरकार अपने हाथ में ले लेती है। जैसे याद करो, एक बार दाल की कीमत बहुत तेजी से बढ़ गई थी, सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया था, यदि कोई व्यक्ति 200 रुपए किलो से ज्यादा बेचता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, यानी मूल्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो मूल्य पर जब प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाएगा तो अपने आप महंगाई कम हो जाएगी, यानी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य हो जाएगा। तीसरा, उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि, आपने मनी इन्फ्लेशन में देखा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, तो इसका उपाय क्या है? उत्पादन बढ़ा। तो उत्पादन जब बढ़ जाएगा तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। यही कारण है कि सब्जियों के दिनों में सब्जियां क्या हो जाती हैं? सस्ती हो। जैसे आजकल गोभी वोभी आप लोग खरीद रहे होंगे तो 20 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए में आ रही, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे ही ठंडी आएगी, गोभी का मूल्य कम हो जाएगा, यानी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, तो उत्पादन बढ़ाकर। और कहीं अगर सवाल आता है कि मुद्रास्फीति को दूर करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय उत्पादन में वृद्धि। तीसरा देखते हैं, करारोपण में वृद्धि। करारोपण में वृद्धि, टैक्स बढ़ा दिए। मान लो वित्त मंत्रालय को महसूस हो रहा हो कि लोगों के पास धन ज्यादा हो गया है, तो टैक्स बढ़ा दें। जैसे देखो, एक सूत्र है, व्यय योग्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर।
मान लो किसी व्यक्ति की आय है 80,000 रुपये, टैक्स दे रहा है 5,000 रुपये, तो खर्च करने के लिए बच जाता है 75,000। वित्त मंत्रालय सोच रहा है कि लोगों के पास धन ज्यादा है इसलिए महंगाई बढ़ रही, तो टैक्स को क्या करेगी, बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ा के कर दिया 20,000 रुपये, तो बचा 60,000 रुपये। जब लोगों के पास कम होगा, कम खर्च करेंगे, कम डिमांड करेंगे, तो मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी, यानी मनी इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, यानी उसमें गिरावट आई। चौथा, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम। अनाज कार्यक्रम यानी सरकार काम तो कराए लोगों से, और काम के बदले क्या दे, अनाज देना शुरू कर दे, तो महंगाई पर कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास धन ही नहीं जाएगा, तो महंगाई कंट्रोल। इसी तरह से पांचवा, सार्वजनिक व्यय में कमी। मान लो बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है, आजकल लोग परेशान है, कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही, और उस महंगाई बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण एक तो कोरोना है ही है, पूरे विश्व में है। दूसरी बात, जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चल रहा है, आधारिक संरचनाओं का विकास चल रहा है, उसके कारण भी महंगाई बढ़ रही है। यदि सार्वजनिक व्यय रोक दिए जाएं, धन का खर्च रोक दिया जाए, तो लोगों के हाथ में धन जाना बंद हो जाएगा, और लोगों के हाथ में धन बन जाना हो जाएगा तो कम खर्च होगा, यानी कम डिमांड होगी, यानी मुद्रास्फीति कंट्रोल। तो ये तो था मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास। मुद्रा स्फीति और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास बता चुका हूं क्या है, कैसे है, पढ़ा भी चुका हूं, अब उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। देखते हैं मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास। देखो, मुद्रास्फीति की, महंगाई की एक अनुकूलतम दर होती है, एक ऑप्टिमम। अनुकूलतम दर से तात्पर्य क्या है, स्फीति की ऐसी दर जिसे अर्थव्यवस्था आसानी से सहन कर सके और आर्थिक विकास ला सके। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है, IMF कहता है, अनुकूलतम दर है 4.6%। एक कमेटी बनी थी, तारापोर कमेटी। तारापोर कमेटी कहती है मुद्रास्फीति की अनुकूलतम दर है 3%। RBI
कि एमपीसी कमेटी मौद्रिक नीति समिति कहती है कि अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% और सामान्यतया 4%, यानी ऊपरी सीमा 6%, निचली सीमा 2% और सामान्यतया 4%। इतना है तो घबराने की बात नहीं, ये आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। अब एक कैसे आर्थिक विकास लाता है इसको देखते हैं। आपने मुद्रास्फीति में पढ़ा, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इसलिए महंगाई, डिमांड ज्यादा इसलिए महंगाई। तो डिमांड को घटाने के लिए क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, और सप्लाई बढ़ाने के लिए निवेश करेंगे। निवेश करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, फिर भी वही चक्र चलेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई और डिमांड इज लेस देन सप्लाई नहीं हो जाती। और ये सब मिलकर क्या लाएंगे, आर्थिक विकास। यानी मुद्रास्फीति, महंगाई एक सीमा में हो तो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है, स्फूर्तिदायक है, यानी इससे महंगाई बढ़ने से घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन एक सीमा में हो तब, जैसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कहता है 4.6%, तारापोर कमेटी कहती है 3%, आपका आरबीआई कहता है अधिकतम सीमा 6%, न्यूनतम सीमा 2%, सामान्यतया 4%। तो ये क्या करेगा, मांग को विस्तृत करेगा, मांग को बढ़ाएगा और अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास। तो ये तो था मुद्रास्फीति। अब हम इसके विपरीत स्थिति पढ़ेंगे, यानी मुद्रा अस्फीति पढ़ेंगे। मुद्रा अस्फीति, डिफ्लेशन ऑफ मनी, DFLATION, डिफ्लेशन ऑफ मनी। अब हम जितना पढ़े थे उसका उल्टा, मुद्रा कम है वस्तुएं ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा कम है वस्तुएं ज्यादा हैं, यानी डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। जब मुद्रा कम हो, वस्तुएं ज्यादा हों, डिमांड इज लेस देन सप्लाई हो, ऐसी स्थिति में अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, वस्तुओं का मूल्य घटता है, तो ऐसी स्थिति मुद्रा अस्फीति कहलाती है। यानी मांग का पूर्ति से कम होना मुद्रा अस्फीति कहलाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण होता है अधिविनियोग, ओवर इन्वेस्टमेंट, अधिविनियोग, यानी ज्यादा उत्पादन, प्रोडक्शन, ज्यादा निवेश, अधिविनियोग। तो अब हम देखते हैं इसको कुछ मिनट बाद, मुद्रास्फीति यानी अस्फीति के द्वारा किस पर क्या प्रभाव पड़ता है,
ऋणी पर क्या पड़ता है, ऋणदाता पे क्या पड़ता है, उपभोक्ता पे क्या पड़ता है, रोजगार पर क्या पड़ता है, निर्यात आयात पर क्या पड़ता है, यानी स्थिति के विपरीत। इसको हम लोग देखते हैं अभी थोड़ी देर।